लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में 7वें 3 दिवसीय फल उत्सव का हुआ आयोजन। विशेष एचओडी डॉक्टर अर्जुन ने किया उद्घाटन। किसान लगभग 200 आम की किस्में लेकर पहुंचे मेले में। लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में 7वें 3 दिवसीय फल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा बागवानी विभाग के विशेष एचओडी डॉक्टर अर्जुन सैनी ने उद्घाटन किया। वहीं उनके साथ इस फल उत्सव मेले में हरियाणा बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा ने शिरकत की। इस उत्सव में किसान लगभग 200 आम की किस्में लेकर पहुंचे हैं। डॉक्टर अर्जुन सैनी ने मेले में लगाई गई फल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों से बातचीत भी की और आम का स्वाद भी चखा। हरियाणा बागवानी विभाग के विशेष एचओडी डॉक्टर अर्जुन सैनी ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 7वें फल उत्सव में प्रदेश भर से आए किसान आम और लीची के फलों के उत्पादन, मार्केटिंग और अन्य विषयों को लेकर यह फल उत्सव मेला लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कई तरह के कंपटीशन भी रखे गए हैं, फल प्रदर्शनी भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि किसानों को बागवानी की तरफ लाने के लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं। जी। तो 3 दिन चलेगा, किसान यहाँ पर दूर-दूर से पहुँच रहे हैं। पहले तो आज का आप सभी पत्रकारों का यहाँ पे स्वागत है। हमारा ये 7वां मेला है, इसको हम फल मेला बोलते हैं। पहले हमारा जो मैंगो मेला जो चलता था वो पिंजौर के अंदर हमारा, जो कि अब की बार वो 32वां मैंगो मेला चल रहा है। तो लगभग 32 साल हो गए हमें जो हरियाणा टूरिज्म के साथ काम करते हुए। तो जब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है, जिसका नाम CSTF लाडवा है, सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, तो जो यहाँ की जलवायु के लिए जो फल होते हैं उनके लिए, तो फिर हमने एक फल मेला ऐसा सोचा जहाँ पे सभी तरह के फल जो इस रीजन में होते हैं उनका एक मेला किया जाए। तो हम जैसे मैंगो मेला उधर चलता तो उसके साथ साथ हम ये कॉन्करेंट इवेंट के तौर पे हम ये लाडवा के अंदर भी ये मेला करते हैं। तो ये 3 दिन का हमारा फंक्शन है। मैंगो मेला में जो पिंजौर में तो सिर्फ आम की किस्में का होता है, तो यहाँ पे आम के अलावा जो इस सीजन की जो मुख्य फसलें हैं हमारा, जिसमें पियर, पीच, प्लम है, नाशपाती, आड़ू और आलू बुखारा आम के अलावा होती है और लीची होती है, और सभी फलों का यहाँ प्रदर्शन के लिए हम मेला कर रहे हैं। तो हमारा रुझान ये है कि पहले हम किसानों को यहाँ पे काफ़ी आमंत्रित करते रहे हैं और अब भी आमंत्रित किया हुआ है। उसके साथ साथ हम आम पब्लिक को चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े। तो मैं आपके माध्यम से आम पब्लिक को, जो भी हमारी लाडवा से और आसपास बबैल और शाहबाद और इधर रदौर, इवन कुरुक्षेत्र, पिपली के साथ की जो भी जनता है वो ज़रूर आए, क्योंकि हमने आम जनता के लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्राम रखे हैं, जिसके अंदर मुख्य जो प्रोग्राम है हम चाहते हैं कि जैसे मैंगो ईटिंग कंपटीशन, अभी आम को खाने की प्रतियोगिता है कि आम कौन कितने जल्दी और कितने खा सकता है। तो वो चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे कोई भी वर्ग हो, तो उनके लिए अलग अलग वर्गों के लिए हमने कंपटीशन रखा है। तो साथ साथ इनाम भी हम उसी दिन का उनको देते हैं, ताकि लोगों की रुचि बढ़े। और आम के अलावा दूसरे फलों का भी कंपटीशन है। उसके साथ साथ हम बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। उसके साथ साथ एक फंक्शन हम करते हैं रंगोली का जी। आम के ऊपर या आम के जो हमारे दूसरे फलों के ऊपर अगर कोई रंगोली बनाना चाहता है, और बनाते भी हैं, और काफ़ी आप बाहर जाएंगे तो मेरा अनुरोध है कि रंगोली को भी आप अखबार में या मीडिया में ज़रूर दिखाएं। तरह तरह के बच्चे बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बना के जाते हैं, बड़ी अद्भुत बनती है, वो भी आप ज़रूर देखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ना केवल किसानों को, लेकिन आम पब्लिक को भी अपने जो हमारा ये केंद्र है उससे जोड़ना चाहते हैं। वो यहाँ पर आएँ, देखें। और 3 दिन के फंक्शन के अंदर ये तो नहीं है कि उन्होंने खेती करनी है आम पब्लिक ने, पर उनको उस फल कैसे लगाए जाते हैं, कैसे उगते हैं, किस सीजन में होती हैं, क्या क्या किस्में हो सकती हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ताकि उनका जो जानकारी है उसमें वृद्धि हो। और साथ साथ हम स्कूलों को भी हमने यहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उनके माध्यम से हमने उनको भी आह्वान किया कि बच्चों को भी यहाँ भेजें, ताकि वो भी बच्चे भी यहाँ पे अपना ज़्यादा जानकारी ले पाएँ। हमारा मेले का इसके अलावा जो फंक्शन है, जो ये केंद्र बना हुआ है, ये केंद्र हमारा इंडोजराइल परियोजना के अंदर बना हुआ है, जो लगभग 22 एकड़ के अंदर है। और इसका जब उद्घाटन हुआ तो उसके बाद लगातार आप यहाँ पे अगर एक बार मेरा दोबारा से आपको ये अनुरोध रहेगा कि मेले के साथ साथ जो हमारी यहाँ किस्में हैं उसका आप यहाँ की तकनीकों को देखिएगा। तकनीक हम क्या क्या करते हैं कि जो भी हमारी फसल है, चाहे आम की है, चाहे आड़ू की है, चाहे नाशपाती की है, चाहे आलू बुखारा की है, चाहे लीची की है,
हर एक के अंदर कोई ना कोई तकनीक हमने यूज की हुई है, वो देखने लायक है और दिखाने लायक भी है। आम के अंदर जैसे कि मैं कहूँ कि आम को बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं और उसको जीर्णोद्धार किया जाता है, मतलब कि रिजुवनेशन करना होता है कि आम एक एज के बाद अनफ्रूटफुल हो जाता है, उसमें आम कम लगने से होता है, तो उसको हम एक हाइट पे काटने का, कब काटना है, कैसे काटना है और कैसे रख रखाव करना है, तो उसके 2 साल बाद वो दोबारा से उसी तरह से आम देना शुरू कर देता है ताकि वो तोड़ने में आसानी रहे और बहुत अच्छी पैदावार भी होती है। इसी तरह से आम के अलावा जो दूसरे फल हैं तो उनको कैसे लगाया जाए, क्योंकि हमारा आप पुराने देखेंगे कि सब 30-30 फुट पे आम लगाए जाते हैं या दूसरे फल भी 20-20, 25-25 फुट पे लगाए जाते रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 3-3 फुट की दूरी पे भी हैं, 9-9 फुट की दूरी पे भी हैं। तो अलग अलग किस्में अलग अलग दूरी पे लगा कर किस्में और उसको कैसे मेंटेन करना है ताकि 1 एकड़ के अंदर जो पहले या 200 या 300 पौधे लगते तो अब हम हज़ार पौधे तक गए हुए। तो ऐसा करने से ना केवल हमारी उत्पादन बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होती है। तो ये कुछ मकसद है जो कि हम यहाँ पे केंद्र बनाते हैं और उसकी तकनीकों किसानों तक पहुँचाते हैं। और आम पब्लिक को पहुँचाने का मकसद ये है कि लोगों को एक्चुअल में पता लगे कि जो हमारे फल हैं उसकी किस्में कितनी हैं और उसकी जानकारी में अपनी इजाफा कर पाए। तो ये हमारा मेले का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो जो किसान फ्रूट के बाग हाँ, हमारे देखिए केंद्र का जो मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ना केवल तकनीक को बताना बल्कि उसको किसान तक पहुंचाना भी है। तो उसके मकसद से हमने इस केंद्र के माध्यम से, क्योंकि हमारे 14 केंद्र अब हरियाणा में बन चुके हैं, 3 और इस बजट में अनाउंस हुए तो 17 हो जाएंगे हमारे। और हरियाणा पूरे देश भर में एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पे इतने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हुए हैं, किसी भी राज्य में इतने नहीं हैं। और हर एक फल के ऊपर हम यहाँ बना रहे हैं और भी आगे बनाएंगे। जैसे इस बजट में हमारे 3 नए जो केंद्र बन रहे हैं, एक स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो कि रदौर के अंदर हमने वहाँ पे जगह देखा, लीची के लिए एक नया केंद्र बनाया जा रहा है जो कि नारायणगढ़ में बना रहा है, और एक डेट फार्म के ऊपर एक हिसार में बना, 3 नए केंद्र बना रहे हैं। हर एक केंद्र को हमने विलेज ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि जो उत्कृष्टता गांव से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो भी तकनीक यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ऐसे 5 गांव हम छांट रहे हैं और हर एक गांव में 5 के करीब किसान होंगे, तो ऐसे लगभग 25 किसानों के साथ हम डायरेक्ट पहुँच पाए। तो उन सभी तकनीकों का जो आपने जिक्र किया है कि पानी का जो कैसे उसको सदुपयोग किया जाए, तो जो माइक्रो इरीगेशन है, टपका सिंचाई है और जो स्प्रिंकलर इरीगेशन है, हम किन फलों में या किन सब्जियों में कौन सी प्रणाली यूज कर सकते हैं, किस प्रणाली को हम टपका सिंचाई को किस फल में और स्प्रिंकलर को किस सब्जियों में यूज कर पाएंगे, वो उनका प्रदर्शन हमारे विलेज ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है और हम यहाँ भी प्रदर्शन करते हैं। और जी धान और जो गेहूं लगाते हैं, उन किसानों को कैसे बागवानी की जरूरत है? सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई हुई है, मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से। तो उसमें अगर कोई किसान धान को छोड़ के फल या सब्जी पे आते हैं तो उसको 8,000 रुपये, जो पहले 7,000 होती थी अब की बार उनका 8,000 रुपया कर दिया गया, तो 8,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। और वो अलावा है, और बाग लगाने पे सब्जी लगाने पे जो अनुदान मिलता है वो तो है ही है, मतलब कि लगभग 50,000 1 एकड़ के ऊपर बाग लगाने के लिए हमारा अलग अलग किस्मों में 50,000 है, किसी में 60 है, किसी में 40 भी है। एवरेज के तौर पे 50,000 में बाग लगाने के लिए हम उनको अनुदान देते हैं। तो इस तरह से बढ़ावा सरकार देती है और उसके अलावा फिर उनकी किसानों को ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं, उनको दिखाते भी हैं ताकि उनकी जानकारी में बढ़ोतरी हो। पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था, और उसका मेन मकसद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, क्योंकि हरियाणा क्योंकि अब बागवानी में बहुत अग्रणी के तौर पे उभर रहा है, तो उसमें अब अनुदान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस मकसद से सरकार ने एक नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो हमारे साथ आज वहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर S.K. मल्होत्रा जी आए हुए हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा जी उनका पूरा नाम है। तो वो भी अपनी यूनिवर्सिटी के संदर्भ में क्या नई परियोजनाएं सोच रहे हैं और कैसे मिलकर चल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। आप सभी का मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। कैसे जागरूक किया जाता है कि बागवानी? जी हाँ, अभी जैसे कि आप देख रहे हो बागवानी के विषय जो है अपने आप में एक आगे निकल करके सामने आ रहा है और बागवानी की उपयोगिता बढ़ रही है। जब भी हम ये बात करते हैं हम किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाएं, तो जो अधिक मूल्यवान फसलें हैं जिसमें बागवानी फसलें आती हैं
वो सामने निकल करके आती हैं। तो इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए हर रूप से कि उस पर अनुसंधान कैसे हो और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा मानव संसाधन बागवानी के क्षेत्र में बन करके तैयार होकर के आए, और जो शिक्षा के माध्यम से आएंगे और जो नई तकनीक यहाँ पर डेवलप होती है रिसर्च के माध्यम से वो भी किसानों तक पहुँचे। तो ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिन पर जो है यूनिवर्सिटी हमारी काम कर रही है। और जैसा कि अभी बातों से भी जैसे पता चल रहा है कि हमारे 3 मुख्य विषय होते हैं जब भी हम बागवानी को साथ में जोड़कर चलते हैं, जो मैंने थोड़ा सा अभी बताया भी है। पहली बात तो आती है कि हम जो है एक खाद्य और पोषण सुरक्षा हम कैसे सुनिश्चित करें, वो हमेशा बागवानी से ही हो पाएगी। जब भी पोषण सुरक्षा की बात करोगे, खाद्य सुरक्षा भी हो जाएगी तो पार्शली साथ साथ में पोषण सुरक्षा जो है वो निश्चित रूप से इसी से मिलेगी। दूसरी बात आती है पर्यावरण सुरक्षा। अक्सर कहा जाता है कि हम अपना पर्यावरण को भी ठीक रखना है, साफ सुथरा रखना है। जैसे कि आज आप देख रहे हो यहाँ पर ये हॉर्टी टूरिज्म का एक बड़ा अच्छा हिस्सा है, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कि बागवानी भी एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण सुरक्षा में बड़ा अच्छा योगदान देता है। बहुत सारे बहुवर्षीय पौधे हैं, जितने भी फलों के पौधे देखेंगे तो वो अपने आप में पर्यावरण को सुरक्षित रखने में जो हमारी मदद करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पूरे मैं ये कहूँगा कि पूरे जीवन काल के लिए अपने अंदर शोषित कर लेते हैं, बाहर नहीं आने देते। एक बार शोषित कर लिया तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो शोषित करके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। जो तीसरा मुद्दा आता है जिसको हम कहते हैं आजीविका सुरक्षा, इनकम सिक्योरिटी, आमदनी सुरक्षा। तो वो आमदनी सुरक्षा का मुद्दा जो है वो एक तरह से किसानों की आमदनी से जुड़ा हुआ है। तो बागवानी की जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि जितने भी फसलें हैं, मूल्यवान फसलें हैं, उनको अपनाने की जरूरत है। सिर्फ फल नहीं आते उसमें, सब्जियां भी आती हैं, बहुत सारी मूल्यवान सब्जियां भी हैं, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, औषधीय पौधे आए, सुगंधीय पौधे आते हैं उसके अंदर, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, ये सभी विषय जो है बागवानी के अंतर्गत आते हैं। तो इन पर हम लोग अनुसंधान करते हैं। हमारे जो मुख्य हमारा जो मेन यूनिवर्सिटी है वो करनाल उचानी में उसका निर्माण कार्य जो है बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। एक नई यूनिवर्सिटी जो मैं ये कहूँगा कि एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में बागवानी के क्षेत्र में जो है निकल करके सामने आएगी। और ये यूनिवर्सिटी पूरा जो रीजन आप देखते हैं, ये हमारा उत्तरी भारत का जो जितना भी क्षेत्र है, यहाँ कोई भी बागवानी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो, राजस्थान की बात करो या पंजाब की बात करो, तो हम अपनी एक अनूठी यूनिवर्सिटी ये जो है बन करके सामने आएगी। ना केवल हम हरियाणा राज्य की मांग को पूरा करेंगे अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि हम पूरे रीजन की मांग को पूरा करने का एक तरह का मैं ये कहूँगी कि हमारा एम्बिशन है। तो उस एम्बिशन के तहत ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। और हमारे 6 अनुसंधान केंद्र अलग अलग कृषि जलवायु में रह करके हमारे अलग अलग जिलों में है। भिवानी में है, सोनीपत में है, जींद में है, और नारायणगढ़ अंबाला जिले में आ जाता है। तो ये सभी जो केंद्र, जींद में भी बताया जैसे मैंने, और झज्जर में भी है एक केंद्र, इस तरह से बाकी करनाल में तो है ही। तो इस तरह से मिलाकर के 6 केंद्र जो है अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। और अभी जो है हरियाणा सरकार इस विषय में हमेशा से चिंतित रही है कि हम किसानों के लिए हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सके। तो उसके लिए 14 जो उत्कृष्टता केंद्र हैं, जिनमें से 11 उत्कृष्टता केंद्र जो हरियाणा सरकार ने बनाए हैं, वो बड़े अनूठे ऐसे उत्कृष्टता केंद्र बनाए हैं, जिनमें आप जिस जगह पर आज बैठे हैं वो भी एक उत्कृष्टता केंद्र है, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस बोलते हैं। तो उन्हीं 14 सेंटर ऑफ एक्सलेंस में हमारी भी मौजूदगी रहेगी। वहाँ पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक है वो भी वहाँ बैठेंगे, जिससे कि अनुसंधान के साथ साथ जो प्रसार का जो काम है वो भी होगा। और मिलकर के हम लोग काम करेंगे कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम दोनों साथ साथ चलेंगे, और प्रसार का काम भी जो है उसमें उसी में आ जाता है, डेवलपमेंट में जब भी हम लोग बात करते हैं। तो 14 के 14 जो उत्कृष्टता केंद्र हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, और बजट में ये भी घोषणा की कि 14 केंद्र बनेंगे और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी उसकी भागीदारी से बनेंगे। और बागवानी जो हमारा विभाग है हरियाणा सरकार का, उनके साथ मिल करके जो है हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो बात आती है कि और अनुसंधान को हम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है, तो उसके लिए एक घोषणा ये भी हुई थी कि पलवल के एरिया में जो है एक अनुसंधान केंद्र और बनना चाहिए। और हमारा जो चांदसौली का हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर है उसको एक नए कॉलेज के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। वहाँ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का काम तो चलेगा ही चलेगा, साथ में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर भी बनेगा। और वहाँ पर
हर साल लगभग 30 एडमिशन होंगे, इस साल से हम लोग करने वाले हैं। तो वैसे तो हम लोग एडमिशन करीब करीब पहले 120 सीट होती थी, हमारी 150 सीट होगी। बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री हमारा विश्वविद्यालय देता है और उसमें एमएससी हॉर्टिकल्चर, पीएचडी हॉर्टिकल्चर के विषयों पर भी पढ़ाई होती है। और उसके जो अलग अलग कई विषय हैं, चाहे वो फलों की बात करें तो फलों पर एमएससी हॉर्टिकल्चर और एमएससी इसमें वेजिटेबल क्रॉप्स, एमएससी फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग, ये सभी विषय जो है उन पर शिक्षा का कार्यक्रम चलता है। और हमारे यहाँ के जो जितने भी विद्यार्थी अभी तक पास हुए हैं, कोई भी विद्यार्थी बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिला है। तो ये एक ऐसा विषय है जो मैं ये कहूँगा कि हरियाणा सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है बागवानी को, जो है हम पूरे राज्य में जो है इसको बढ़ावा देने के लिए। बहुत कम खेती की तरफ जा रहे हैं, उसको लेकर भी कोई काम इसमें जो मैं बताता हूँ कि इसमें इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। बड़ा एंटरप्रेन्योरल विषय, उद्यमीपन बहुत है इसके अंदर। और बागवानी से जो भी सब्जी या फल है उससे बाई प्रोडक्ट बहुत बनते हैं, जिससे वो आगे किसान, ऐसा कोई किसान के बच्चे खासकर इस विषय के अंदर अपना अलग से व्यवसाय कर सकते हैं। काफ़ी स्कोप है। और आप अभी देख ही रहे हो कि जो ये कैश क्रॉप की तरह यूज होते हैं, जैसे मशरूम का आप काम देखते हैं वो प्योर कैश क्रॉप की तरह यूज होते हैं। इसी तरह से मधुमक्खी का काम देखते हैं वो भी कैश क्रॉप की तरह से यूज होते हैं। लोग अपना ऐसे उद्यमी बन करके कई नए नए अवैध अभी कोल्ड स्टोरेज जितने भी हैं जो बागवानी से संबंधित, चाहे वो आलू का हो, चाहे प्याज का हो, चाहे वो सेब का हो, चाहे वो आपका स्ट्रॉबेरी के हों, किन्नोज के हों, तो इसी तरह से गाजर के भी, तो ये सभी के यूनिट्स वगैरह बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोर में रखे जाते हैं। तो ये नए नए आयाम जो आ रहे हैं वो फसल के अलावा व्यवसाय के तौर के तरफ ले जाते हैं अपने किसानों को और उनके आने वाली पीढ़ी को। तो हमें आह्वान भी हम ये करते हैं कि लोग बागवानी की तरफ आए। इनकम भी अच्छी है और इसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उसके अंदर भी इसमें काफ़ी स्कोप। सर इस एरिया में ज़्यादातर यहाँ पे पहले हम देखा करते थे पहले कि बाग हुआ करते थे, तो इसके बाद बागों का रुझान लोगों ने जब धान और जो अपनी गेहूँ है उसके अंदर एमएसपी हुई, तो वो हमारे लिए बागवानी के लिए सदा किसानों के लिए वो चैलेंज तो रहा है, चुनौती है कि एक किसान को एक फिक्स इनकम मिलती है और बाई बैक हो जाता है, लेकिन उसमें एक जो आमदन है वो एक निश्चित तौर से उससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन बागवानी आपको वो एक ऑप्शन देती है कि उसके अगर किसानों को अपनी आमदन ज़्यादा करनी है तो उसको एक ऑप्शन मिलता है कि बागवानी की तरफ जाए, मछली की पालने की तरफ जाए, डेयरी की तरफ जाए, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जाए, जिसमें किसानों की आमदन बढ़ती है। तो इन सभी के लिए जो सरकार ने जो काम किए हैं, जो पहले हरियाणा का बजट जो बहुत कम होता था बागवानी के लिए, अब वो बढ़कर करीब 4 गुना हो गया पिछले 10 सालों में। और अगर वैसे देखें पिछले 20 सालों में पहले 1 करोड़ भी बजट नहीं था, 97 लाख हुआ करता 2004 के अंदर, तो आज ये बढ़कर 1068 करोड़ रुपये हो गया, मतलब कि लगभग 1000 गुना बजट बढ़ा। और ये सारा बजट ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बल्कि हमारे जो फसलों के लिए उसमें किसानों को रुझान बढ़ाने के लिए। साथ साथ में हरियाणा सरकार ने 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एक एप्पल मार्केट शुरू की है, नाम एप्पल मार्केट है पर एप्पल मार्केट के साथ साथ उनका सब्जी और फल सब्जी का है। जब पिंजौर में गन्नौर में करीब 2500 करोड़ की लागत से 500 एकड़ के अंदर मंडी बनाई जा रही है। काफ़ी टाइम से उसके ऊपर काम चल रहा था और 1.5 साल पहले उसका काम शुरू हो चुका है, अगले 1.5 या 2 साल में बन के खड़ी हो जाएगी। तो ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, 550 एकड़ के आसपास की मंडी का। तो जब वो मंडी बन के तैयार होगी तो उसको जितने भी फल और सब्जियाँ चाहिए वो हरियाणा के किसानों की तरफ से ही जाएंगी, और तो उसका उतना स्कोप बढ़ जाता है, तो आमदन बढ़ने के चांस है। और बाकी इसके अलावा सरकार ने बागवानी फसलों के लिए अलग से सब्सिडी का अनुदान का प्रावधान किया हुआ, ताकि लोग मिशन प्रोग्राम के अंदर, जो पहले मिशन 19 जिलों में था, वो पूरे के पूरे 22 के 22 जिलों में बागवानी मिशन शुरू किया जा चुका है इस वर्ष से। तो हर एक प्रयास है कि सरकार का कि वो बागवानी की तरफ लोग बढ़े।